हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग यहाँ पर वॉल्यूमेट्री का नेक्स्ट और आखिरी लेक्चर देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स बता दिए थे। जैसे अगर मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ, तो पहला कंसंट्रेशन का टर्म्स मैंने आपको मास परसेंटेज बताया था। उसके बाद दूसरा मोलैरिटी का बताया था। तीसरा मैंने आपको वहाँ पर नॉर्मेलिटी के बारे में बताया था। और नॉर्मेलिटी की जब बात आई थी तो वहाँ पर बहुत सारे टर्म्स आए थे, जैसे ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट वेट निकल के आया था। और वहीं पर फिर एक टर्म्स आया था जिसका नाम था इक्विवेलेंट फैक्टर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर तक ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम एक और कंसंट्रेशन देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक कंसंट्रेशन का टर्म मैं आपको और सिखा देता हूँ। उसका नाम है यहाँ पर मोलैलिटी। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम स्मॉल m से ज़्यादातर दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल m जो यहाँ पर मोलैलिटी है, ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जैसे नॉर्मेलिटी और जैसे मैंने आपको मोलैरिटी को समझाया था, वैसे ही सेम मैं इसको भी समझाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा जो आपको यहाँ पर ध्यान देना। अगर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की बात आई थी कैपिटल M और कैपिटल N की, तब मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हम 1 लीटर का सोल्यूशन लेते थे। क्या लेते थे? 1 लीटर के सोल्यूशन में जितने मोल डिसॉल्व होंगे वो उसका क्या कहलाता था, वहाँ पर अब बताओगे मोलैरिटी। 1 लीटर के सोल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते थे वो उसका क्या कहलाता था, वहाँ पर नॉर्मेलिटी। अब सवाल आता है मोलैलिटी स्मॉल m क्या कहलाएगा वहाँ पर। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि हम 1 लीटर का सोल्यूशन नहीं लेने वाले हैं। हम 1 kg का मतलब मास की बात कर रहे हैं, 1 किलोग्राम, या फिर कह सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि हम 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट लेते हैं, या फिर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं। इससे पहले हम लोग बात करते थे कि यहाँ पर सोल्यूशन बोला जाता था और 1 लीटर बोला जाता था। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 1 kg का क्या हो जाता है, सॉल्वेंट लेते हैं, या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं। और उसमें सोल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, मोल्स। अब बताओगे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, सोल्यूट के। आया समझ में? एक बार फिर से ध्यान दें आप। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वही उसका कहलाता है मोलैलिटी। आया समझ में? तो ये चीज़ ध्यान देना, क्या क्या डिफरेंसेस इन दोनों में। अगर हम मोलैरिटी से एक्सप्लेन करें, कैपिटल M और स्मॉल m की बात करते हैं, तो कैपिटल M में यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन लिया जाता था और ये चीज़ तो सेम रहती थी। और वैसे यहाँ पर ध्यान देना, याद रखना कि 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट हो, मतलब 1000 ग्राम का सॉल्वेंट हो, और उसमें सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होंगे वही उसकी मोलैलिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी ने कहा भाई 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मुझे वहां पर सोल्यूट के 2 मोल नजर आए, ठीक है, इसका मतलब तुरंत के तुरंत क्या बताओगे, वो सोल्यूशन 2 मोलल है। किसी ने कहा मुझे 0.1 मोल नजर आए, ठीक है, किसी के सोल्यूशन में, तो इसका मतलब बताओगे भाई तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो 0.1 मोलल है। ऐसे अगर कोई कह दे कि बताओ कि अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया जाता है 3 मोलल सोल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे। ऐसा यहाँ पर कहते हैं आपको, ये लो मैंने 3 मोलल सोल्यूशन दे दिया, तो 3 मोलल सोल्यूशन में आप इसको कैसे समझेंगे। तो याद रखना इसका मतलब हो जाता है 3 मोल ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं, बताओ 3 मोलल का मतलब क्या। 3 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कितने में बताओ, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या फिर सॉल्वेंट। अब बताओगे सॉल्वेंट। आया समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना था कि अगर कहीं पर आज के बाद से ऐसा मोलैलिटी का टर्म में मिले कि 2 मोलल है, 1 मोलल है, इतना मोलल है, या फिर आपसे पूछा जाए कि 1000 ग्राम में इतने मोल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो उसकी मोलैलिटी बता रहा है, उतना मोलल, जितने मोल्स प्रेजेंट है 1000 ग्राम में वो उसका मोलैलिटी हो जाएगा। और अगर कल को ऐसा हमको कोई टर्म्स लिखा हुआ मिले तो तुरंत समझ लेना यहाँ पर जो आगे नंबर लिखा गया है ये सोल्यूट के मोल की बात कर रहा है, और कितने के अंदर। अब बताओ कि जब 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया जाए या फिर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया जाएगा, तो आया समझ में। तो ये मोलैलिटी था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया, कहा गया इट इज़
डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पर बताया गया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे बताओ, कि फॉर्मूले की बात आती है तो सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, मोलैलिटी बराबर स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो इसका मतलब आप बताओगे एन ये सोल्यूट का मास अपॉन डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू जो मैंने लिखा है ये सॉल्वेंट का मास बता रहा है, ठीक है, ये आप पे सॉल्वेंट का मास बता रहा है। अच्छा ये बताओ अगर सॉल्वेंट का मास 1 kg, क्योंकि केजी के साथ रखना 1 kg हुआ, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो मोलैलिटी बराबर किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही तो हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 तो ये बराबर किसके, इनके हो जाता है। तो मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि मोल को हर कोई मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर। अब बताइए अगर उसको हम लिखना चाहें मोल को, स्मॉल एन जो है मोल, उसको लिखना चाहें तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या फिर मास अपॉन मोलर मास या फिर मोलिकुलर वेट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मोल की जहाँ पर ये जो मोल आप देख रहे थे उसकी जहाँ पर ये लिख दिया गया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सवाल आता है अगर कभी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास आपको तो वहाँ पर दे दिया, लेकिन जो मास दिया है वो किस में दिया है आपको, वहाँ पर ग्राम में दे दिया, अब क्या करोगे, किलोग्राम में बदलोगे, बताओ यही तो करोगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मास आपको, ठीक है, ग्राम में दे दिया जाए, मास किस में दे दिया जाए, ग्राम में, तो आपको पता है 1000 से इसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड, जाहिर सी बात है। अब अगर ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम बन जाएगा, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर। और आपका फॉर्मूला ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो ये होता है, अब यहाँ पर ये बताएंगे, मास इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें ग्राम में तभी ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया। मोलैलिटी को एक बार मैं फिर से अगले वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, जो सोल्यूशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। यहाँ पर बस कंसंट्रेशन के टर्म्स हम लोग सीख रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको मोलैलिटी भी यहीं पर बता देता हूँ, आगे आएगा तो फिर से सीख लेंगे। तो यहाँ पर जो भी टर्म्स यूज़ हुए हैं सबका मतलब एक बार समझ लेते हैं। स्मॉल डब्ल्यू जो है वो मास ऑफ सोल्यूट को बताता है, और यहाँ पर MWT जिसको लिखा गया इसको हम कहते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल डब्ल्यू जो आपको दिख रहा है वो मास ऑफ सॉल्वेंट है। इस फॉर्मूले में सिंपल सा फॉर्मूला आपने यहाँ पर देखा, ये आ जाता है मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये आ समझ में। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, और इस 32 वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, कह रहे हैं 6 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 100 ml वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहे हैं यहाँ पर बताओ ये कौन है, यूरिया, और 100 ग्राम ml वाटर का। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर समझा कि यूरिया आपका क्या है, सोल्यूट है, क्या है भाई, सोल्यूट, और वाटर आपको बताया यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, मोलैलिटी स्मॉल है। तो आप बताओगे फॉर्मूला तो यही हम पढ़ के आ रहे हैं, मास इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर हमने 1000 ऊपर किया इसका मतलब ग्राम की वैल्यू रखती है यहाँ पर। अब सॉल्व करते हैं, क्या पता है आपको, आप बताओगे स्मॉल डब्ल्यू आपको पता है, ये सोल्यूट का मास। अच्छा सोल्यूट यूरिया है, यूरिया का मोलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए, वो 60 होता है, आप निकाल भी सकते हैं। फिर बात करते हैं, अभी सॉल्वेंट का मास फंस रहा है, ये नहीं पता चल रहा है, ये तो उसका वॉल्यूम दे दिया, लेकिन हम सभी को पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है 1, जिसकी वजह से मास ऑफ H2O इक्वल किसको हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ H2O। मतलब जो वॉल्यूम है वही मास है, जो मास वही वॉल्यूम, ठीक है। बस ये है कि अगर ml में है तो हम मास की कौन सी यूनिट उसको लेके जाते हैं, आप बताओगे मास की हम ग्राम में लेकर के जाते हैं, ठीक है, ऐसा काम करते हैं। तो चलो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को रखें, इसका मतलब बताओगे 100 ml का मतलब आप कह सकते हैं 100 ग्राम भी बोल सकते हैं। इस पे मैंने मोल कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चंस कराए हैं, जहाँ पर वॉल्यूम को हम मास में कन्वर्ट करते थे वाटर के केस में। तो आप बताओगे स्मॉल m बराबर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो मास आपको दिया है 6 ग्राम इंटू 1000 रहेगा ऊपर, अपॉन बताओ मोलिकुलर वेट यूरिया का कितना होता है 60, तो आप यहाँ पर 60 रख देते हैं। और वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो आपको 100 दिया, हमने उसी को मान लिया मास, और मान लिया क्या 100 ml से 100 ग्राम, और ये सॉल्वेंट का मास हो गया। जब आप काटेंगे तो ऊपर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, और आ जाएगा 1।
तो इसका मतलब जो इन्होंने जानकारी दी और हमसे मोलैलिटी पूछी है वो 1 मोलल या फिर m लिख दे स्मॉल m, तो इसका मतलब 1 मोलल सोल्यूशन बन के तैयार होता है। आया समझ में? तो मोलैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा भी यहाँ पर नहीं, आगे हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके लिए बस आपको बताना था कि ये भी एक कंसंट्रेशन का टर्म्स है और यहाँ पर इसको कैसे देखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर अगर आपको देखना है तो याद रखना यहाँ पर हम वॉल्यूम का टर्म यूज़ नहीं करते, किसका यूज़ करते हैं? मास का टर्म, ठीक है। पूरा मास यहाँ पर यूज़ होता है। इससे पहले मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, इन सब में क्या हो जाता था, एक फॉर्मेलिटी भी आपको बताया था, वॉल्यूम का टर्म यूज़ होता था। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ें। चलिए एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक अच्छे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर कहता है इन केस ऑफ कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन की कभी बात है तो याद रखना कंसंट्रेशन का जो भी फॉर्मूला, क्योंकि एक तो फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वहाँ पर कंसंट्रेशन को बताने का, मैंने आपको शुरू में बताया। तो याद रखना जो भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अगर उस फॉर्मूले में से जितने फॉर्मूलों में आपको वॉल्यूम का टर्म दिख जाए, किसका टर्म दिख जाए? वॉल्यूम का, वो सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आया समझ में? जितने वॉल्यूम के टर्म्स आपको दिखेंगे वो सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट्स होते हैं। और अगर वॉल्यूम का टर्म्स नहीं दिखा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या? जो वॉल्यूम के टर्म्स में होंगे इसका मतलब ये होता है अगर टेम्परेचर को वहाँ पर चेंज करेंगे तो चूंकि टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम बदलता है और उसमें भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम लगभग बढ़ जाता है। तो याद रखना कि टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम में चेंज हुआ तो जो वॉल्यूम के ऊपर निर्भर कर रहा है जो कंसंट्रेशन का टर्म्स वो भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? टेम्परेचर बदला, वॉल्यूम बदला, तो वॉल्यूम बदला तो कंसंट्रेशन बदला। और अगर वॉल्यूम का टर्म नहीं है उस कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंसंट्रेशन को बदलने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वॉल्यूम को उसके बदलो। अगर वॉल्यूम बदला तो कंसंट्रेशन बदलेगी, तो जाहिर सी बात जिसके पास वॉल्यूम होगा वही तो बदलेगा उसका वॉल्यूम, वो भी टेम्परेचर के द्वारा। तो मिला जुला करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आता है इन केस ऑफ कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेशन वॉल्यूम से एसोसिएटेड होंगे, मतलब जो कंसंट्रेशन के टर्म वॉल्यूम से जुड़े हैं वो सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन का जो वॉल्यूम हो जाता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक सा है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पहले। Which of the following modes of expressing concentration is independent of temperature? कह रहे चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन का टर्म्स है जो क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो आप बताओगे पहला फॉर्मूला मोलैरिटी का है, और मोलैरिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? N/V। देख गया वॉल्यूम, और मैंने क्या बताया जहाँ पर वॉल्यूम वो डिपेंड करेगा। अच्छा मोलैलिटी स्मॉल n/ क्या था? W। अच्छा फॉर्मेलिटी यहाँ पर भी N/V, जैसे मोलैरिटी वैसा फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अब बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ आपको यहाँ वॉल्यूम दिख रहा है, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम नहीं, क्या दिख रहा है आपको? मास। तो आप बताओगे यही है मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन का टर्म है, जो क्या कर जाता है आप बताओगे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में? आगे बढ़े यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक और कंसंट्रेशन का टर्म जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी, वहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स भी करवाया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन होगा कौन नहीं होगा। पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, अभी कभी काल हो सकता है रैंडमली आपसे पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। याद रहे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर मोल कॉन्सेप्ट आपने देखा, ठीक है, और खास करके आखिरी लेक्चर देखा होगा, आखिरी या फिर सेकेंड लास्ट लेक्चर वहाँ पर जो भी होगा, वहाँ पर मैंने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आपको बताया, और वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी बताने वाला हूँ। अब सवाल आता है जब वहाँ पर पढ़ा दिया तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है? देखो वहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिएक्टेंट्स थे हम पहले उनके मोल देखते थे, फिर वॉल्यूम, फिर जो उसके रिएक्शंस में जो उनके कोफिशिएंट्स होते थे उसे उसको डिवाइड करते थे, जिसकी वैल्यू कम आती थी वो हमारे क्या हो जाता था? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता था। फिर मैंने आपको और भी तरीके बताए थे, प्रोडक्ट बताना है कितना बनेगा, तो मैंने कहा तो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ LR कर देते थे, और वैल्यू ऑफ LR क्या होता था? ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल है उसको यहाँ पर फिर से पढ़ाने का क्या मकसद है? ये मकसद ये है कि वहाँ पर मोल की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे लिमिटिंग रिएजेंट का, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको
लिमिटिंग रीजन को यहाँ पर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और मोल की मदद से भी किया जा सकता है। हाँ, मोल के साथ मैंने आपको बताया था, अगर मोल की मदद से आप करना चाहते हो तो वहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए और वो एकदम बैलेंसिंग के साथ आनी चाहिए। अगर बैलेंसिंग गड़बड़ हुई तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर कहता है अगर बैलेंसिंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, बस जो जो बता रहे कि फला फला रिएक्शंस कर रहे हैं उनको लिख दो, जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको लिख दो। बस यहाँ पर सबसे मेन होगा एक्स की वैल्यू, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर पे पूरा पढ़ाया था, वहाँ पर एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए कैसे निकाली जाती है। अगर वो आपका क्लियर है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर समझते हैं फिर से यहाँ पर क्या होता है। तो लिमिटिंग रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो देखते हैं यहाँ पर, तब भी आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए अगर आपने इस लेक्चर को वॉल्यूमेट्री को अच्छे से पढ़ा है। मान लेते हैं हमारे पास दो रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, दो है, और इन दोनों में ऐसा मान लेते हैं कि बी जो है ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट पिछले लेक्चर पे पढ़ाया था, वो क्या बताता था, सेम ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात कर दूं, मान लेते हैं इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्शंस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तभी यहाँ पर हम लिमिटिंग रीजन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, लिमिटिंग रीजन ये होता है ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पहले खर्च हो जाता है। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पर लिमिटिंग रीजन का नाम देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बी जो है वो रिएक्शन में पहले खर्च हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शंस। इसका मतलब आप बताओगे बी क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, है समझ में। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका मतलब अगर पहले खर्च हो गया, इसका मतलब ये बचा रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ए हमारा वहाँ पर एक्सेस में, और ये होता है लिमिटिंग रीजन। अब बोलते चलो लिमिटिंग रीजन क्या होता है वो हम पहचान लिए भाई, जो पहले खर्च हो जाएगा वो लिमिटिंग रीजन, जो बचा रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस में है इसका मतलब। तो सवाल आता है तो इस लिमिटिंग रीजन का क्या यूज़ होगा। इस लिमिटिंग रीजन के यूज़ का सबसे मेन चीज़ यहाँ पर होगा कि इससे हम अनुमान लगाएंगे हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना बनेगा, है समझ में। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि लिमिटिंग रीजन की मदद से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हम बताते हैं, मतलब कितना मोल बनेगा, कितना वॉल्यूम बनेगा, कितना मास बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लिमिटिंग रीजन की मदद से ही बता सकते हैं प्रोडक्ट का। इसलिए जब भी रिएक्टेंट की जानकारी दे दे और आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो तुरंत के तुरंत आपको सोचना है वहाँ पर लिमिटिंग रीजन तो कोई नहीं, और वहाँ पर हमें क्या करना है, लिमिटिंग रीजन का मोल का कॉन्सेप्ट से आप लगाना चाहो तो वो लगाओ, या फिर जो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा वो लगाना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं, लिमिटिंग रीजन इज अ पार्ट ऑफ अ रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, जो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है रिएक्शन के दौरान। मतलब ये और भी रिएक्शंस करके प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, पता चला थोड़ी देर चलने के बाद बी कहता अब खर्च, पूरा का पूरा खर्च, ए बचा रह गया। अब अकेला ए पी थोड़ी ना बना पाएगा, जब तक दोनों रिएक्शंस नहीं करेंगे तब बनेगा नहीं वहाँ पर। जैसे ही बी खर्च, वहाँ पर आप बताओगे जितना प्रोडक्ट बनना था बन करके रुक गया, और जितना ए था बचा रह गया। ठीक है, जितना भी ए वहाँ पर बचा रह गया वो रह जाता है वहाँ पर, अब वो अकेले प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो बी से इसीलिए हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट कितना बने। अब चलो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप वहाँ पर लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम अमाउंट वेट मोल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिटरमाइंड बाय द लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन की मदद से हम लोग यहाँ पर बता कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बनेगा। कहता है एलआर में भी लेस, और ये सारी लाइनें वही की लिखी गई हैं फिर से दोबारा, जो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया था। लिमिटिंग रीजन में भी लेस, मोर और इक्वल इन अमाउंट विथ रिस्पेक्ट to other reactant depends on the consumption rates। तो एक चीज़ ये भी याद रखना कि अगर वहाँ पर हो सकता है उनके मास दे दिया जाए, उनके मोल्स दे दिए जाए, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा लिमिटिंग रीजन है उसके मास ज़्यादा भी हो सकते हैं, दूसरे वाले से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। केवल उनके मास मोल को देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा लिमिटिंग रीजन कौन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनके कंजम्पशन रेट को देखना पड़ता है। हो सकता है इसका 3 खर्च हो रहा है, इनके अमाउंट ज़्यादा थे लेकिन इनका 1 तो इनका 3 खर्च हो रहे थे, बड़ी तेजी के साथ खर्च होगा, तो इसके 3 गुना रेट से ज़्यादा खर्च होगा, तो इसके ज़्यादा खर्च होने मतलब इसके खर्च होने के ज़्यादा चांसेस है। तो भले ही ज़्यादा था लेकिन हो सकता है थोड़ी देर में बाद ये पहले खर्च हो गया, बचा रहेगा। तो इसीलिए वहाँ पर बताते हैं केवल अमाउंट को देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा लिमिटिंग रीजन कौन है, और क्या क्या तरीका होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रीजन कैन बी सॉल्व बाय द 2 कॉन्सेप्ट। पहला तो मैंने जो आपको वहाँ पर पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे होगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से हम लोग देखेंगे।
तो कंडीशन मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट वाला, क्योंकि वहाँ पर तो हम इसको पढ़ चुके रहे। कह रहा है कि कंडीशन फॉर द मोल कॉन्सेप्ट, अगर मोल कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन करना है मोल कॉन्सेप्ट की मदद से, तो दो बातें। पहला, रिएक्शन शुड बी नोन, आपको रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जिस रिएक्शन की बात कर रहा है उसमें कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, ठीक है। और दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन नेसेसरी, आपको वहाँ पर बैलेंसिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंसिंग नहीं आ रही है तब तो आप मान के चलो कि वहाँ पर क्वेश्चंस गलत होने, बाई चांस लक बाई चांस हो गया तो सही हो गया, एक अलग बात है, लेकिन उसके मान लो कि गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कोफिशिएंट जो आगे होते हैं ना, वही सबसे मेन रोल प्ले करते हैं वहाँ पर। चलो, ये तो वहाँ की कंडीशन है। अब यहाँ पर जो हम लोग नया पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, कह रहे कंडीशन फॉर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, कहता है कन्वर्जन फैक्टर शुड बी नोन। जो मैंने एक्स आपको पढ़ाया पिछले लेक्चर में पूरा बड़ा सा ना आपको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछता है। कन्वर्जन फैक्टर आपको आना चाहिए, और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट नेसेसरी, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं, बस इतना आप क्वेश्चन को पढ़ करके सुन लो, समझ लो कि वहाँ पर कौन रिएक्टेंट का काम कर रहा है, कौन प्रोडक्ट है, कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, बस एक्स की वैल्यू जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता होगा, उसके लिए आपको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे उसको। चलिए, अब सवाल आता है, चलो पता भी कर लिया हमने एक्स की वैल्यू में पता है, तो हम कैसे प्रोडक्ट को बताएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर आते हैं यहाँ पर सारी बातों का अपने आप सोल्यूशन मिलने लगेगा। अगर आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट जो पिछले टर्म पे मैंने बताया, अगर आपको कंफर्म है तो फिर आपका तो क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, ठीक है। और आपको क्या बताया था, सेम ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने कहा था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, इस रिएक्शन के दौरान जितना खर्च होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी भी खर्च होगा, और उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पी बनेगा। तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब ये बताओ, ए और बी सेम ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं और सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बन रहा है। अब ऐसे में आपको एग्जांपल दो, आप अगर समझ, मान लेते हैं इसके ग्राम इक्विवेलेंट 5 थे, ग्राम इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ, मोल वगैरह नहीं, इनके ग्राम इक्विवेलेंट 3 थे। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, बताओ, अगर आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट सही में समझा है तो कितना बनेगा बताओ। तो आपको क्या पता है, सेम अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पर रिएक्ट करेंगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं इसके 5 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके कहेगा तुम भी 5 ग्राम इक्विवेलेंट लेके आओ, भाई इसकी लिमिट केवल 3 ग्राम की, 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, 5 कहाँ से लेके आएगा, कहीं से और थोड़ी नहीं पैदा करेगा। तो इतना इसका 3 ही ग्राम इक्विवेलेंट है, तो इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके भी तब 3 ग्राम इक्विवेलेंट ही खर्च होंगे। आया समझ में? तो इसके कितने बनेंगे, 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो याद रखना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा, कौन, प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम आए, याद रखना, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट में से अगर एक से ज़्यादा है, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और याद रखना, उसी के ग्राम इक्विवेलेंट को उठा करके प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर देना, आपका प्रोडक्ट का ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आ सकती। आया कुछ समझ में? क्या बताया आपको, सेम ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और सेम ग्राम इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब ए जितना खर्च होगा उतना बी खर्च होगा, उतना पी बनेगा। अब ए कितना खर्च होगा, कहेगा मेरे पास तो बहुत है, 5 है, तुम बताओ कितना, तुम कह रहे मेरे पास 3 है, तो कहे ठीक है, तो मेरा भी 3 लो। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट बनाओ, तो इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट मिल करके प्रोडक्ट के कितने, 3 ग्राम इक्विवेलेंट बनाए। अच्छा, कल को हमसे यही पूछा जाए, ए के तब कितने ग्राम इक्विवेलेंट बचे रह जाएंगे, कितने बचे रह जाएंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट बचे रह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से 3 खर्च होगा तो बचा रह जाएगा 2। अगर कल को आपसे ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा जाए, लेफ्ट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, जैसे कि पिछले डब्बे में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जो 2024 में पूछा गया, ठीक है, वहाँ पर नीट में, वहाँ पर ये था कि NaOH का लेफ्ट मास पूछा गया, ठीक है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को लग रहा था, पहले हम पता करते हैं कितने ग्राम इक्विवेलेंट बचे रह जाएंगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट से मास निकाला, फिर वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हम कंडीशंस या ट्रिक यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कि जिससे हम प्रोडक्ट के अमाउंट्स को बता पाएँ कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, वो क्या लिखता है, इक्विवेलेंट मतलब ग्राम इक्विवेलेंट या फिर मिल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से जिस रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट कम आ रहा है उसे लिमिटिंग रीजन कंसीडर करेंगे। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम आ रहा है उसको हम लिमिटिंग रीजन कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं आपको डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट दे भी सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। आपको इनका क्या कर जाता है, मास दे सकता है, मोल दे सकता है, मोलरिटी दे सकता है, नॉर्मेलिटी दे सकता है, ठीक है। और आपको देखना पड़ेगा, तब दिए गए इन्फॉर्मेशन से आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। और ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको कई फॉर्मूले बताए, ठीक है, और कई बार बताए हैं। तो जैसे अगर मास के साथ मास अपान इक्विवेलेंट, मोल के साथ n इंटू एक्स, मोलरिटी के साथ कैपिटल M इंटू वी इंटू एक्स, और नॉर्मेलिटी के साथ n इंटू वी। तो ऐसा हो जाता था यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं ये सारी चीज़ें, फिर अब जिसके ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाल लिए, सभी भी जो भी थे, जिसके इक्विवेलेंट वेट कम आए,
ठीक है, उसको लिमिटिंग रीजन कहेंगे और उसी के इक्विवेलेंट वेट को बराबर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट वेट के कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो बस ये कॉन्सेप्ट लगा करके हमें प्रोडक्ट का ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाता है कितना बनेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन जो कि मैंने वहाँ पर कराया था मैं एक बार फिर से यहाँ पर करवाता हूँ, फिर जा करके हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन था IIT में पूछा गया था, तो उसी का हम लोग क्या करते हैं, दोनों मेथड से करते हैं। पहले मोल कॉन्सेप्ट जो कि मैंने वहाँ पर पिछले चैप्टर में कराया था मोल कॉन्सेप्ट में, और फिर इक्विवेलेंट वेट्स की मदद से करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये है कि कहते हैं 0.5 मोल BaCl2 इज मिक्स विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। ठीक, उसके साथ मिलाते कह रहे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो क्या होगा, मैंने कहा था कि सबसे पहले अगर मोल कॉन्सेप्ट की मदद से आप करते हो बाय द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, इतना तो पता चल गया। BaCl2 और कौन, Na3PO4 आपस में रिएक्शंस करके यहाँ पर Ba3PO4 का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, BaCl2 Na3PO4 से रिएक्शंस करता है, Ba3PO4 का होल ट्वाइस बना देता है। अब सवाल है क्या ये बैलेंस है? बताओ, यहाँ पर PO4 कितने हैं, 2, जबकि यहाँ पर 1 है, तो 2 से गुणा करो। Ba कितना है, 3, जबकि यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 3 से गुणा करो। आप लिखना चाहते एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही, आप उसको भी लिख सकते हैं, 6NaCl भी बनता है। ये बैलेंसिंग है। और आपको पता है क्वेश्चन में इसके मोल दिए कितने, 0.5, और इसके मोल कितने दिए हैं, 0.2। और मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, जब मोल दे दिया जाए और हमसे LR निकालना है, बताओ हर कोई क्या बताया था, कॉफिशिएंट से डिवाइड करना। 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, आप बताओगे 0.166 आ जाता है। और इसको बताओ कितने से डिवाइड करेंगे, कॉफिशिएंट कितना है इसका, 2 से डिवाइड किया तो 0.1। और मैंने एक बात बताई थी, जब मोल को या फिर वॉल्यूम को हम उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू कम आती है उसी को एक नाम दे देते, क्या, वैल्यू ऑफ LR। ठीक है, यही सब कुछ तो पढ़ाया था। फिर आपको बताया था प्रोडक्ट कितना मोल बन रहा है, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है, इंटू वैल्यू ऑफ LR कितना हो जाएगा, 0.1। तो आप बताओगे कितना आ जाएगा, 0.1 बन के तैयार। ये मोल वाला कॉन्सेप्ट था। मोल को दिए गए मोल को हमने वॉल्यूम उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। ये कोएफिशिएंट आपने सही लिखा है तो सही चीज़ से डिवाइड करोगे तो ऑप्शन आपका आंसर आपका सही मैच करेगा। अगर आपने किसी ने 3 लिख दिया, किसी ने 4 लिख दिया, जो मन किया वो लिख दिया तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको वही लिखना है जिससे कि आपका प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो। ये मोल वाला कॉन्सेप्ट था जो कि हमने आपको पहले बताया था। वही यहाँ पर आपको बताया गया 0.5 0.2 था तो हमने 3 से डिवाइड किया, इसको 2 से किया, इसका 0.16 समथिंग यहाँ पर 1 आ जाता है। तो आपसे पूछा गया इसका, तो मैंने आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू वैल्यू ऑफ LR, Ba3PO4 का होल ट्वाइस, इसके कोएफिशिएंट कितने हैं, 1। तो आप बताओगे 1 इंटू क्या कर देते हैं, 0.1, जो वैल्यू ऑफ LR ये होता है जो छोटी वैल्यू होती है, तो 0.1 आपका आंसर आ जाता है। ये तो वो वाला टेक्निक था जो हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसको समझे। और यहाँ पर याद रखना इसके मोल हमें दिया है 0.5, ठीक है, बोलना नहीं है, ये 0.2। अब आपको अगर ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से करना है तो इस बात का ध्यान देना, हम क्या करते हैं, जितने भी रिएक्टेंट है दिए गए जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को देख करके एक सूटेबल ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, सबको अलग अलग ग्राम इक्विवेलेंट जितने भी रिएक्टेंट है निकालेंगे और जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे उन्हीं के ग्राम इक्विवेलेंट को उठा करके प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर बात करते हैं, इसका भी मोल दिया था और इनका भी मोल दिया था। हर कोई बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का मोल वाला फॉर्मूला क्या होगा, N इंटू एक्स, है कि नहीं? तो दोनों का मोल था। तो बताओ N की वैल्यू इसकी कितनी है, 0.5। अब X की वैल्यू बताओ, BaCl2 क्या है, साल्ट वाला केस याद करो, ये एक सॉल्ट है। तो मैंने कहा था टोटल केटायन या फिर एनायन Ba कितने में जाता है, 2+, और जबकि Cl 2Cl-। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2, और टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 हो जाएंगे क्योंकि एक के लिए 1, 2 के लिए 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसके X की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। बताओ इसलिए X की यहाँ पर क्या रख देते, 2। 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1। ऐसे Na3PO4 का बताओ, सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3Na+ में जाएगा और PO4 3- में जाएगा। ऐसे है, तो टोटल प्लस वाले कितने, 3, माइनस वाले कितने, 3। तो यहाँ पर इसलिए इसके मोल 0.2 थे, X की वैल्यू 3 रख करके यहाँ पर सॉल्व किया, 0.6 आ। अब बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है, ये तो 1 है, ये केवल 0.6 है, मतलब ये हमारा LR हो जाएगा।
और अभी अभी आपको क्या बताया, ठीक है, अब प्रोडक्ट का आपको पूछा जा रहा है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, तो अब बताओगे आपसे इसका मोल पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मोल। पहले तो हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। मैंने कहा जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है वही वैल्यू बराबर किसकी हो जाएगी, प्रोडक्ट के। बताओ यहाँ पर आ जाता है प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट। अब प्रोडक्ट के लिए मोल पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्ट का हम फॉर्मूला कौन सा लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट N3 इंटू X3 इक्वल टू, हमें पता है इन दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 ही आएगा। तो अब यहाँ पर बताओ 0.6 रखना है हमें, और बताओ इसके लिए x की वैल्यू, बताओ इसको तोड़ो कैसे, 3Ba2 प्लस और प्लस 2PO4 3 माइनस, टोटल पॉजिटिव वाले कितने, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 आ रहा है। तो बताओ x की वैल्यू 6, इसलिए n इंटू 6 लिखा। अब n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, बताओ 0.6 अपान क्या हो जाएगा 6, इसको सॉल्व करते कितना आ जाता है 0.1 मोल। तो यहाँ पर ये 0.1 मोल आ रहा है। अभी जो हम लोग वहाँ पर मोल की मदद से कर रहे थे वहाँ पर भी 0.1 आ रहा है। ऐसा नहीं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल करके बस कहा 0.6 देखो कौन सा ऑप्शन में लगा दो, भाई वो तो ग्राम इक्विवेलेंट आया। अब आपसे ग्राम इक्विवेलेंट बोलेगा तो 0.6 बताओगे, लेकिन आपसे मोल बोलेगा तो मोल वाला फॉर्मूला फिर रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता चल गया, अब मोल निकालना है। तो अब बताओगे n इंटू एक्स बराबर इतने, ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला और ये उसका ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसी में छुपा हुआ है मोल, तो मोल की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू को पता होना चाहिए। तो ये तरीका था यहाँ पर, ठीक है। तो वही आपको बताया गया। नाउ 6.6 मतलब ये इक्वल हो जाए N3 इंटू 6, N3 बराबर 0.1 आ जाता है, जो मैंने वहाँ पर सॉल्व किया। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, अभी आपको अच्छे से समझना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, देखो इसमें क्या बोला गया, क्या दिया था। कह रहे हैं 40 ml 0.5 मोलर AgNO3 सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 70 ml 0.3 मोलर BaCl2 सोल्यूशन, कैलकुलेट मास ऑफ AgCl। कह रहे जो AgCl बनेगा उसका मास क्या होगा। बताओ जितना क्वेश्चन दिया गया उतने से आपने क्या समझा, आपने ये समझा होगा भाई ये कह रहा है कि AgNO3 और कौन कह रहा है BaCl2, ये मिल करके बना रहे कौन, AgCl। और आपको पता है AgCl का क्या पूछा जा रहा है, मास पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मास, ये भी देखना है। और आपको पता है प्रोडक्ट जब भी पूछा जाए, मैंने कहा प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा जाए तो आपको तुरंत लिमिटिंग रीजन के बारे में सोचना है। तो चलिए, तो अगर आपने सोच लिया तो आते हैं यहाँ पर। अब बताओ इसका कौन सी जानकारी दिया है, कह रहे हैं ये 40 ml है और 0.5 मोलरिटी के साथ है, और इनके बारे में क्या बताया गया, ये 70 ml है और 0.3 मोलरिटी के साथ है, ऐसे ही। अब मैंने कहा जब भी प्रोडक्ट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेपरेटली अलग अलग आपको इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेना है। बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हर कोई बताओ। मोलरिटी है तो मोलरिटी के साथ क्या सिखाया आपको, m इंटू वी इंटू एक्स। बताओ वॉल्यूम किस में है, ml में। अगर ml में होगा 1000 से नहीं डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आया समझ में। क्योंकि अब हम इनको बराबर थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि बाद में इनका भी 1000 करेंगे 1000 कैंसिल हो जाए। हम इक्वल नहीं कर रहे कि इनका कुछ अमाउंट दे करके दूसरे का पूछा जा रहा है। जब रिएक्टेंट की बात हो तो चलो ठीक है। अब आपको बताया रिएक्टेंट की जानकारी पूरी दे रहे हैं, उनका मोलरिटी, उनका वॉल्यूम दे रहे हैं, और उसके बाद क्या प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है उनका, ठीक है, आपको सेपरेटली अलग अलग पहले इनका ग्राम इक्विवेलेंट फिर इनका ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इनका ग्राम इक्विवेलेंट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी दी है, उन्होंने कहा कि भाई 0.5 है, ठीक है। वॉल्यूम है 40 और x की वैल्यू बताओ, ये 60 है। Ag प्लस NO3 माइनस, प्लस वाले कितने एक, माइनस वाले कितने एक, तो जितना प्लस या फिर माइनस को ये काउंट कर लो। आपने कहा 1 रख दिया। चलिए बताइए अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, 5 चौक 20। अब बताओगे 0.02, ये ग्राम इक्विवेलेंट आ रहा है। चलो इनके लिए देखते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पर भी तो वही लगेगा, मोलरिटी m इंटू बी इंटू एक्स अपन 1000। चलो m की वैल्यू कहाँ गया क्वेश्चन, ये 0.3, वॉल्यूम कितना है 70, और x की वैल्यू बताओ, ये Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में जाएगा तो x की वैल्यू 2, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर, आप जब इसको देखेंगे कैंसिल होगा यहाँ पर। आप बताओगे यहाँ पर 7 21 दूना 42, 42 बटे ये कर देते हैं। आप बताओगे कितना आ जाएगा 0.042। अब खुद डिसाइड करो दोनों में से किसके ग्राम इक्विवेलेंट कम आ रहा है। बताओ इनका 0.02 जबकि इनका 0.04, तो ये आधा हुआ लगभग इनका, तो ये ग्राम इक्विवेलेंट कम है। और मैंने आपको क्या बताया, अगला कदम आप खुद बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट डिसाइड हो चुका है,
मैंने कहा जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे उसी के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, हमसे पूछा जाए, अब देखना यहाँ पर AgCl को टारगेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। बताओ कितना रखोगे? ये 0.02। लेकिन आपसे अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछता तो आप ये ऑप्शन ढूंढते 0.02 कौन से ऑप्शन में। लेकिन आपसे क्या पूछा था? मास। तो बताओ ये ग्राम इक्विवेलेंट जो आपने यहाँ पर लिखा है इसका कौन सा फॉर्मूला, मास वाला फॉर्मूला कौन सा बताया था? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl इक्वल टू 0.02। ये अब सवाल है AgCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? बताओ इक्विवेलेंट वेट AgCl का क्या होगा? इसके लिए बताओ x की वैल्यू कितना, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, x की वैल्यू 1 होती है, AgCl के लिए आएगी, जो 60 वाला केस बताया था आपको। तो बताओ इसका मॉलिकुलर वेट अगर आप निकालेंगे, क्योंकि Ag का A108 और इसका 35.5 है, तो ये 143.5 आ जाता है। और बताओ इक्विवेलेंट वेट अपान क्या हो जाता था 60 के केस में? टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज 1, नेगेटिव चार्ज 1, तो आ जाएगा इतना। मतलब बताओ कि इसका इक्विवेलेंट वेट 143.5 ही आएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। तो अब बताओ कि मास अपान 143.5 इक्वल आ जाएगा 0.02। तो मास ऑफ AgCl बराबर आपका क्या आ जाएगा? 143.5 इंटू 0.02। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 1 7, 14 दूनी 28, इतना। और 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, 1 2 3, ये इतना ग्राम आ जाता है। आया समझ में? ये बात। तो क्या करना था, तरीका बताओ। जितने भी रिएक्टेंट थे, जो जानकारी दिया गया उसकी मदद से हम पहले ग्राम इक्विवेलेंट को निकाल लेते सेपरेटली, एक साथ नहीं कि इसके बराबर इसके कर दिया, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो अब बताओ कि हमने ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का मोलैलिटी और वॉल्यूम दिया, तो फॉर्मूला लगाया मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। वैल्यू को रखा, जो वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर इनके ग्राम इक्विवेलेंट 0.02 आते हैं, जबकि इनके ग्राम इक्विवेलेंट 0.042 आ जाता है। तो हमने कहा भाई इनके ग्राम इक्विवेलेंट कम है, ये हमारे क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और नियम के हिसाब से इन्हीं के ग्राम इक्विवेलेंट को उठा करके हमें प्रोडक्ट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर देना। और कर दिया तो पता चला ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहे, कह रहे मुझे तो मास चाहिए। आपने कहा ठीक है, तो हम तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट का मास वाला फॉर्मूला लिखेंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट बराबर 0.02। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट AgCl का याद रखना, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए x की वैल्यू 1 है, तो मतलब मोलर मास अपॉन 1 होगा, मतलब वही जो इसका मॉलिकुलर वेट है वही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रख करके सॉल्व किया और जाकर के मास यहाँ पर निकल के आता है 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, 2.87 ये आ जाता है। ऐसा समझ में क्या करना था हम लोग को यहाँ पर? तो ऐसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करना है यहाँ पर। मिटाए इसको, ठीक है। तो अगर आपको लगता है जल्दी मिटा दिया जाता है तो आप वीडियो को रोक करके उसको अच्छे से वहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस को आप नोट करना, वहाँ पर उसको सॉल्व करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वहाँ पर वीडियो देखते जा रहे हैं, फिर वहाँ पर लेक्चर चलता जा रहा है, आप मस्त में देखते जा रहे हैं, फिर बाद में 2 दिन बाद सब कुछ भूल जाता है। तो आप अगर वहाँ पर कहीं पर नोट्स बना रहे हैं, जिसको व्यवस्थित अपना नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। और यहाँ पर आपको बताया गया हाउ मच सिल्वर क्लोराइड, आपसे पूछा गया कितना AgCl विल बी ऑब्टेन बाय एडिंग 200 ml 5 नॉर्मल HCl सोल्यूशन कंटेनिंग 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3। कह रहे HCl और AgNO3 आपस में रिएक्ट करके कह रहे कितना AgCl का फॉर्मेशन करेंगे, उसका मास बताना, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके डिसाइड करो कि कौन कौन रिएक्शंस कर रहा है। इन्होंने कहा है कि एक तो HCl है, ठीक है, और दूसरा कौन है, AgNO3 है। यही रिएक्शन करके वहाँ पर AgCl का फॉर्मेशन करें। यहाँ पर कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, x की वैल्यू आती है तो कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं। तो आप बताओगे, अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, उसका मास टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा कुछ किया जाए तो आप पहले रिएक्टेंट जितने भी हैं, जो जानकारी दी गई है उसकी मदद से आप उनका क्या निकाल लेना, आपको उसका ग्राम इक्विवेलेंट।
तो इनका जो दिया है HCl के लिए अगर आप देखें यहाँ पर कहता है 200 ml, ठीक है, 5 नॉर्मल, ठीक, और इनका मास दिया 1.70 ऐसे ही। तो अब अगर हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएं, बताओ कौन सा लगाएंगे? नॉर्मेलिटी, तो N इंटू वी, अगर 1000 से डिवाइड नहीं करना है तो ठीक है, तब तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप गलती कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पर नहीं किया, ठीक है, तो वहाँ पर लिख लेना अच्छे से कि अगर वॉल्यूम ml में है, चाहे मोलरिटी का फॉर्मूला हो चाहे नॉर्मेलिटी का हो, अगर ग्राम इक्विवेलेंट का लिख रहा है तो हमें वहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम ये भूल रहे हैं तो एग्जाम में आएगा तब भी भूल जाएगा। तो चलो, अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है? 5, और वॉल्यूम कितना है? 200, अपान क्या हो जाएगा? 1000। बताओ अब ये क्या हो जाएगा? 20-2500 यहाँ पर कैंसिल होकर के इसके तो ग्राम इक्विवेलेंट केवल 1 आ रहे हैं, है कि नहीं? इनके पास चले, मास दिया है, मास, तो बताओ मास के साथ क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे? तो आप बताओगे यहाँ पर तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो चलता है, मास अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgNO3। बताओ इक्विवेलेंट वेट के लिए x की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर कितने प्लस हैं? 1 प्लस, कितने माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, जो इसका मॉलिकुलर वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो बताओ मास इसका दिया है 1.70, और मैं आपको बता दूं Ag का 108 हो जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का आपको पता है, रखेंगे तो यहाँ पर ये 170 आ जाता है। कितना आ जाता है? 170। जब आप इसको कैंसिल करते हैं ना, इसका मॉलिकुलर वेट 170 और x की वैल्यू 1, तो डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट सेम आएगा मॉलिकुलर वेट के बराबर, ये आ जाता है। आप बताओगे यहाँ पर कितना? 0.01। खुद बताओ छोटा कौन है यहाँ पर? यही तो है, ये 1 बता रही है, जबकि यहाँ पर 0.01 बता रहा है। तो इसका मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और यही ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? किसके बराबर? AgCl के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ग्राम इक्विवेलेंट AgCl बराबर कितना हो जाएगा? 0.01। आ समझ में? और ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्या भाई मास बताना, तो आप बताओगे ठीक है, मास अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl, आप बताओगे 0.01। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे मैं लिखता हूँ, आप बताओगे मास बराबर, बताओ AgCl का इक्विवेलेंट वेट अभी ऊपर बताया, x की वैल्यू इसकी भी 1 होती है, तो x की वैल्यू 1 हो गई तो मॉलिकुलर वेट 135.5 हो जाता है, 143.5, 143.5 हो जाता है। तो अब आपको पता है कि इसका मतलब ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 143.5 इंटू 0.01। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट यहाँ पर से उड़ जाता है 1.435, इतना ग्राम बनेगा, ऐसा समझ में? तो कौन सा ऑप्शन? ये बी वाला जा रहा है, यहाँ पर 1.435 ग्राम बनेगा AgCl। बताओ क्लियर हो रहा है कि कैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है? क्योंकि यहाँ पर पहले आपको जितने भी रिएक्टेंट है, जो जानकारी दी गई है, उनको सेपरेटली उनके ग्राम इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लो। फिर प्रोडक्ट का पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है वहाँ पर, ठीक है, तो उसके जिसके ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट में से कम आए हैं उसी को उठा करके प्रोडक्ट के बराबर कर दो। उसके बाद अगर वो कह रहे हैं नहीं मुझे तो मास बताना, अपने कहा ठीक है, मास का फॉर्मूला, मोल बताना है तो मोल का फॉर्मूला, जो भी चीज़ें पूछेगा वही फॉर्मूला लगा करके हम उसके ग्राम इक्विवेलेंट या फिर उसके अमाउंट्स को बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर कहता है कि 0.52 ग्राम ऑफ अ डाई बेसिक एसिड रिक्वायर्ड टू 100 ml of 0.1 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड। देखो इस बार क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है? क्या किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा रहा है? नहीं, उसमें कह रहे हैं कि कोई एक डाई बेसिक एसिड है, और आपको पता है एसिड और बेस एक दूसरे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। वो कह रहा है कि NaOH उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता है आगे साल्ट वाटर बनेगा, वहाँ तक नहीं जाना। अब देखो रिएक्टेंट की ही बात चल रही है, अगर किसी क्वेश्चन में केवल रिएक्टेंट की बात चलेगी, और अगर कह रहे हैं कंप्लीटली एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं उनका अमाउंट्स, इसका मतलब इनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट कर देना। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे, यहाँ पर कह रहा है कि इनके इतने अमाउंट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का इतना अमाउंट चाहिए, तो इसका मतलब एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दोनों पूरा का पूरा खर्च हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ
NaOH। ठीक है, ऐसा हम कुछ करते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इसका, तो इनका क्या दिया है, मैंने कहा जो अमाउंट दिया है जिस फॉर्म में वो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। मास दिया है तो मास के साथ बताओ क्या, मास अपान इक्विवेलेंट वेट किसका, एसिड का, इक्वल इनका क्या दिया है बताओ हर कोई, नॉर्मेलिटी दिया है, कौन सा फॉर्मूला, N/V। और कुछ करे बताओ, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 1000 मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन सब पूरा कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा। चलो मास की बात करते हैं। मास आपको दिया है 0.52 और आपको पता है क्या पूछा है, यही पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर नॉर्मेलिटी है 0.1, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम है 100/1000। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये तो जीरो कैंसिल, यहाँ पर 0.1 था, यहाँ पर नीचे 10 बचे तो 0.01 हो जाएगा। और जब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो आप बताओगे यहाँ पर भी 2 अंक के बाद 10 लो, यहाँ पर भी आप बताओगे 52 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 52। तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ऐसा समझ में। जब पूछा जाए प्रोडक्ट कितना बनेगा तब आपको देखना था, जब कोई रिएक्टेंट बचा रह जाए पूछा जाए कितना बचा रह जाएगा तब लिमिटिंग रीजन का देखना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इतना ग्राम डाइबेसिक एसिड रिक्वायर्ड, इतने ग्राम को पूरा का पूरा इतने ग्राम को रिक्वायर्ड करता है क्या, जरूरत पड़ती है 100 ml 0.1 नॉर्मल NaOH की फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे, और हमें पता है कि सेम ग्राम इक्विवेलेंट ही एक दूसरे के आपस में रिएक्ट करेंगे, मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट इनके उतने इनके। अब इनका मास आपको दिया है तो मास वाला फॉर्मूला, इनका नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला, तो हम इनके दोनों ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर करते हैं। फिर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना था एसिड का, तो हमने कैलकुलेट करके निकाले, बस ये तरीका देखना था। चलिए मिटाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। में एक बार फिर से देखें, यहाँ पर कह रहा है कि 0.84 ग्राम मेटल कार्बोनेट वॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय 40 ml ऑफ N/2 HCl सोल्यूशन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। देख रहे हैं यहाँ पर मेटल कार्बोनेट जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के कार्बोनेट्स मेनली बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेस थे, बेसिक नेचर के थे, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एसिड लाया गया वहाँ पर HCl का, और कह रहे हैं इसके इतने अमाउंट को पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना एसिड खर्च करना पड़ा HCl। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो मेटल है, याद रखना आपसे इक्विवेलेंट वेट मेटल का पूछा जा रहा है, ना कि मेटल कार्बोनेट। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में मेटल का आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हम कहेंगे, इतना तो समझ में आया कि मेटल कार्बोनेट और कौन HCl, ये रिएक्शन करके जो भी बनाना होगा तो बनाए। हम आते हैं यहाँ, इनका एक चीज़ पूछा जा रहा है, इनका आपको दिया गया, पहले जानकारी जो दी गई यहाँ पर मास का है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MCO3 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ऐसा समझ में ये। तो अब मेटल कार्बोनेट की बात आती है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या दिया यहाँ पर मास, तो मास के साथ क्या बन जाएगा आप बताओगे, मास अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, यही तो फॉर्मूला रखोगे और कोई नहीं रखोगे। और HCl का क्या दिया बताओ, नॉर्मेलिटी, तो फॉर्मूला N/V, वॉल्यूम किस में है ml में, तो 1000 से डिवाइड, ये रहा फॉर्मूला। अब जो पूछा जा रहा है तो मास आपको दिया गया 0.84 अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बराबर नॉर्मेलिटी आपको दिया है 1/2, उसके बाद 40 अपान 1000 है कि नहीं। अब बताओ ये आ जाएगा कितना 20, और 20 2500 यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, जब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट आपसे पूछा जाएगा, अब बताओ कि 0.84 × 50 कर देना है। ठीक है, आप बताएंगे यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाएगा, उसके बाद 8 45 40 42, और एक यहाँ पर जो जीरो था वो, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, ये आ जाता है। मतलब मेटल कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट वो 42 है। किसका, मेटल कार्बोनेट का, ये चीज़ ध्यान देना। और आपको एक ऑप्शन भी मैच कर रहे थे ना, जल्दबाजी में इसी को टिक कर दिया। आपसे क्या मेटल कार्बोनेट का पूछ रहा था, नहीं, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर मेटल का। तो मैंने आपको जब साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाया तो उसमें आपको एक दूसरा मेथड बताया था, और आपको ये बताया था
कि अगर हम यहाँ पर मेटल कार्बोनेट को लिखना चाहें इसका इक्विवेलेंट वेट, इसको दो हिस्सों में तोड़ के लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन। आज उसकी ज़रूरत पड़ी यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें पता है वो कितना है, 42। ये है आपका 42, देख रहे हैं यहाँ पर 42 आया। और इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस कार्बोनेट को तो आप पहचान रहे, कार्बन है 3 ऑक्सीजन है, इसका मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो 60, और ये एक एनायन के रूप में है, तो एनायन के रूप में एक्स की वैल्यू कौन होगा, जो उसका चार्ज है यहाँ पर, ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 30। इक्विवेलेंट वेट जब मेटल का पूछा जाएगा तो आप बताओगे 42 माइनस 30 कर देते हैं, आ जाएगा कितना 12। ये आपका आंसर होगा और आप जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। ना समझ में? तो ये चीज़ें क्या पूछी जा रहे हैं आपको वो देखना है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट मेटल का पूछा गया था, तो मैंने कहा ठीक है, मेटल कार्बोनेट HCl दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर दो, इनका मास दिया तो मास वाला फॉर्मूला, इनका नॉर्मेलिटी दिया तो नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम जो निकाल पाते हैं वो निकल जाएगा मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट। फिर मैंने कहा मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट वेट को अगर हम लिखना चाहें, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, तो हमने कहा इसकी वैल्यू तो 42 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पर, वो निकालना है। और इसका हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, टोटल मोलर मास इसका 60 आएगा, और 2 चार्ज है तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 30 बन जाता है, और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आ सकता है। चलिए अगला देखें यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि 45 ग्राम एसिड हैविंग द मोलर मास, ये कह रहा है इसका मॉलिकुलर वेट भी आपको बता रहा है 90, न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, किसी बेस से ही किया जाएगा। किससे किया जा रहा है, 200 ml 5 नॉर्मल KOH, द बेसिसिटी ऑफ द एसिड। बेसिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एसिडिक है, जिसको हम क्या बोलते थे, X। आपसे X की वैल्यू ही पूछा जा रहा है, किसके, एसिड का। तो एसिड के लिए X की वैल्यू क्या होगा, तो आपको यहाँ पर जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो याद रखना यहाँ पर आपको क्या लगाना है कॉन्सेप्ट। आप बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको इतना पता है एसिड और प्लस कौन यहाँ पर KOH रिएक्शन करेंगे, साल्ट वगैरह बनाएंगे, तो हम तुरंत के तुरंत कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट किसके, KOH मतलब बेस के हो जाता। अब अगर आप देखें यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, तो ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 45 ग्राम मास दिया, तो मास के साथ कौन सा हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, यही तो होगा, बराबर इनका कौन सा नॉर्मेलिटी है, N × V, ठीक है, अपॉन 1000। अच्छा ये बताओ इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाता है किसी एसिड का, अब तो उसका मॉलिकुलर वेट अपॉन X, X मतलब उसका बेसिसिटी, एसिड के केस में यही तो बताया था, उसकी बेसिसिटी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट को और ओपन करेंगे, तो मास अपॉन यहाँ पर क्या, इसका मॉलिकुलर वेट अपॉन X, X कहाँ पर चला जाएगा ऊपर, और X ही बेसिसिटी है उसका, तो इसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, वैल्यू को रख करके X की वैल्यू फाइंड आउट करो। X की वैल्यू क्वेश्चन देखो कितना है, 45 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट 90 दिया है, इंटू X इक्वल नॉर्मेलिटी 5, वॉल्यूम 200 अपॉन 1000, तो 20×500 ये कैंसिल, और 45 टू 90 हो जाता है, तो अब x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 इधर चला जाएगा, अब बताओगे 2 आ जाता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी निकल के आती है, 2 निकल करके आती है। आज समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो क्या बोल रहे हैं। कह रहे 1 ग्राम मेटल कार्बोनेट, कोई मेटल कार्बोनेट है 1 ग्राम लिया गया, ठीक है, वॉज डिजोल्व इन 25 ml NaCl, 25 ml NaCl में उसको घोल दिया गया। फिर द रिजल्टिंग सोल्यूशन रिक्वायर्ड, अब बचे हुए सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अभी एक और बेस की जरूरत पड़ी। आपको पता है मेटल कार्बोनेट किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले गए, लेकिन अभी वहाँ पर जाहिर सी बात है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बची रह गई होगी, यहाँ पर अब इसकी मात्रा वहाँ पर थोड़ी बहुत बची रही होगी, जिसकी वजह से अब वहाँ पर एक और बेस को आना पड़ा, और इसकी कितनी मात्रा 50 ml N/10 फॉर न्यूट्रलाइजेशन
तो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस तो ये शुरू में आया, जितना कर पाया किया, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये आया, अब वहाँ पर तब जाके पूरा का पूरा वो एसिड न्यूट्रलाइज होता है। कह रहा है फाइंड आउट, क्या क्या पूछ रहा है हमसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मतलब हमसे कह रहे हैं इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट का बताओ, पहला सवाल। और इफ द मेटल इज बाईवेलेंट, मतलब कह रहा है अगर मेटल के लिए x की वैल्यू 2 हो, बाईवेलेंट का मतलब ये वैलेंसी उसकी 2 है, तो एटॉमिक वेट, तो उस मेटल का आपसे एटॉमिक वेट भी पूछा जा रहा है। यह है क्वेश्चन, आया समझ में। देखो हमें पता है यहाँ पर एक एसिड है और 2 बेस है, उस एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 बेस जाते हैं, एक मेटल कार्बोनेट और फिर जैसे मान लेते हैं एक एसिड था उसके 10 ग्राम इक्विवेलेंट, और अब क्या हो जाता है कि ऐसा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फिर उससे मान लेते हैं कि कोई मेटल कार्बोनेट आता है, वो उसके क्या कर जाता है 5 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करता है। अब बताओ 5 ग्राम इक्विवेलेंट बेस का, 5 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन अब भी एसिड का कितने ग्राम इक्विवेलेंट थे 10, तो 5 ही न्यूट्रलाइज हुए, 5 तो बचा होगा वहाँ पर। अब जब 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स के जो बचे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, NaOH, उसको भी कितना खर्च करना पड़ेगा, 5 ग्राम इक्विवेलेंट खर्च करेगा, तब इसके बचे हुए 5 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो बचे हुए, अब बताओगे HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी मात्रा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स के बचे थे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतनी ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा कुछ और लाना पड़ा। तो कहने का मतलब अकेला एक HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 लोग आए, एक मेटल कार्बोनेट और एक NaOH। तो अब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना हर कोई अच्छे से, इसका मतलब अकेला एक HCl था, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले यहाँ पर आते हैं मेटल कार्बोनेट अपना 1 ग्राम लेकर के, फिर इनकी बची हुई मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए आते हैं यहाँ पर NaOH, वो भी कितना 50 ml N/10 नॉर्मलिटी के साथ एंट्री कराई जाती है NaOH का, तब जा करके इसके 25 ml NHCl को न्यूट्रलाइज कर पाया। तो मिला जुला के हमने ये देखा, इस अकेले से 2 लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, है कि नहीं, तो इसके पूरे ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये 2 लोग आए। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम क्या बोलेंगे बताओ, हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर किसके है बताओ, हर कोई किसके हो जाएगा। अब बताओ कि मेटल कार्बोनेट प्लस NaOH, हाँ यही सेम चीज़ आपको लगाना है। अब बताओ कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MCO3 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये बताओ इनका क्या दिया है आपको, बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है इनका, यहाँ पर तो लिख दिया मैंने नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी के साथ फॉर्मूला बताओ। अब बताओ कि N1V1 वॉल्यूम किस में है, ml में, तो क्या करना है 1000 से डिवाइड कर दिया, ध्यान से समझना। इनका मेटल कार्बोनेट का क्या दिया हमें, मास, तो मास का कौन सा फॉर्मूला, मास अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, प्लस ये प्लस करना है, इनको भी जोड़ना क्योंकि दोनों लोग मिलकर से इसे रिएक्ट कर। इनका क्या दिया NaOH का, यहाँ पर नॉर्मेलिटी, तो अब इनके लिए मैंने N1V1 मान लिया, तो इनको मान लेते N2V2, क्योंकि ये भी ml में है तो इनका भी 1000 से डिवाइड करते हैं। आपका टारगेट क्या है, मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना, पहला टारगेट। तो हमारा टारगेट जो है उसको एक किनारे कर लेते हैं। तो आप बताओ कि मास अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बराबर, अब इनको यहाँ पर भेजते हैं, तो आप बताओ कि N1V1 एसिड का अपान 1000 एसिड वाले में से, N2V2 अपान 1000 बेस का घटाना पड़ेगा, यही तो होगा। या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के बेस सेम है, 11V1 माइनस N2V2 अपान 1000, ऐसे। तो बताओ मास की वैल्यू, अब यहाँ पर ये देखना है, अब इसको रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मास कितना दिया है इसका 1 ग्राम, तो 1 अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बराबर N1 की वैल्यू एसिड का कितना है 1, और V1 की वैल्यू कितनी है 25, माइनस N2 कहाँ पर, ये 1/10 इंटू V2 कितना है 50 अपान 1000, ठीक है ये। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो आप खुद सॉल्व करो, देखो 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा 20 अपान 1000, है कि नहीं, और 20 2500 यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, ये इधर जाएगा उधर जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना निकल के आया, अब बताओगे
तो मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया, वो कितना आ जाता है 50। तो अगर देखा जाए अभी दो ऑप्शन में 50 चल रहा है, अब किसको लगाया जाए अभी कंफर्म नहीं। अभी हमें एक चीज़ और निकालनी है, वो क्या है, कह रहा है मेटल की अगर x की वैल्यू 2 है मतलब उसकी वैलेंसी 2 है, तो बताओ उसका एटॉमिक वेट क्या होगा। तो सवाल आता है मेटल कार्बोनेट तो निकाल लिया, मेटल का एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा, अब इधर मैं बता रहा हूँ। अब बताओगे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं यहाँ पर मेटल कार्बोनेट, अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मैंने आपको बताया था कार्बोनेट आयन, ये तो कर सकते हो। अच्छा मेटल का आपने कितना निकाला 50 बराबर क्या इक्विवेलेंट वेट मेटल का अभी पता नहीं है, इसको निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसका कितना हो जाएगा 60/2, मॉलिक्यूलर वेट 60 और 2 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 60/2 मतलब 30। तो इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालोगे यहाँ पर मेटल का, वो कितना आ जाएगा पता है 50 - 30 कितना आ जाएगा 20। अब एक बात ध्यान देना, एक ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पर, उसको टिक मत कर देना, क्यों, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है एटॉमिक वेट, ना कि आपसे इक्विवेलेंट वेट मेटल का पूछा जा रहा है। तो अब बताओगे अब क्या करें हम यहाँ पर, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है एटम मेटल, एटम वाला केस, आप बताओगे उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, और क्वेश्चन में बताया गया डाई वैलेंट है मतलब उसकी वैलेंसी कितनी 2। बताओ अगर उसका हम एटॉमिक वेट निकालते हैं, एटॉमिक वेट, तो अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ क्या हो जाएगा 2 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो बताओ 2 और इक्विवेलेंट वेट कितना आया, कहाँ गया ये 20। आप बताओगे यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाएगा, आप बताओगे 40। तो कहने का मतलब उसका एटॉमिक वेट कितना निकल के आता है 40 निकल के आता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर आपने देखा कि वो क्या हो जाता है 40 निकल के आता है। तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक किया। आया समझ में, एक HCl से 2 बेस लड़ रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, तो इसलिए हमने कहा भाई तुम्हारे अकेले के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट प्लस NaOH के। फिर हमने सारी वैल्यू, इनका मास था फॉर्मूला, इनका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रखा, फिर हमारा टारगेट था मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना, वो निकाल लिया। फिर उसके बाद उससे मेटल का हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट वेट, फिर जा करके हम एटॉमिक वेट निकाल लिए उस मेटल का। तो ये तरीका, हाँ समझ में। ऐसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर अगला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पर जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया गया, तो आप चाहते हैं ऐसे मान लेते हैं ये एसिड का है, ठीक है, और ये बेस का, ऐसा नॉर्मेलिटी का टर्म ऐसा सेम क्वेश्चन दिया जाए फिर से अगर कभी आता है, तो आप इसे कहते हैं मास अपन इक्विवेलेंट वेट किसका, कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट का, बराबर N1V1 माइनस N2V2 अपॉन 1000 कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको जैसे बताया आप शुरू से वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने सब कुछ बताया, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर फिर से वही कहानी है, कह रहा है कि 1.72 ग्राम मेटल कार्बोनेट आज मिक्स्ड विथ इसके साथ 300 ml N/10 HCl। द एक्सेस ऑफ, अब बचा हुआ जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml N/2 NaOH की जरूरत पड़ी। कह रहा है कि तब फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बो। अब केवल मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वहाँ से इसको रख सकते हैं। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट बराबर आप यहाँ पर N1V1 एसिड का माइनस N2V2 बेस का अपॉन 1000 करके बता सकते हो। नहीं तो जैसे अभी ऊपर समझाया वैसे वहाँ पर कर सकते थे। तो मास आपको दिया है 1.725, इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट का बराबर एसिड के लिए बताओ 1/10 इंटू 300 माइनस बेस के लिए 1/2 और V2 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 1000 हो जाता है, ठीक है। सॉल्व करें, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 30 में से 5 गया तो 25, 25 बटे 1000 करते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ, 25 चौका 100 आ जाएगा 40। तो मेटल कार्बोनेट का जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो अब बताओगे 40 इंटू 1.725, और आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका ये वक्त 69 आ जाता है। तो सेम उसी तरह ये भी है, ये इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया और क्या करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे व्हाट इज द मास ऑफ 95% मेटल का कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो आपको बताया मैंने कहा मेटल कार्बोनेट क्या हो जाते हैं, वो बेस की तरह काम करते हैं और एसिड है तो एसिड की तरह काम कर रहे हैं। तो ये दूसरे एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज ही तो करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये नीट 2022 में पूछा गया था, कह रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 95% प्योर है, मतलब अगर आप 100 ग्राम खरीद के लाते हो तो आपको उसमें 95% ही काम की चीज़ मिलेगी, 5% वहाँ पर इम्प्योरिटीज होगी। तो कह रहे हैं अगर ऐसा कोई हम कैल्शियम कार्बोनेट उठा रहे जो 95% प्योर है, तो बताओ ठीक है उसका कितना मास हम लेकर के चलेंगे जो इतने अमाउंट्स ऑफ HCl से न्यूट्रलाइज हो पाए। तो इसका मतलब आपको पहली बात तो यहाँ पर पता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl है, ठीक है, यही रिएक्शंस कर रहे हैं। तो सबसे पहली लाइन तो अब तो यहाँ पर ये बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, यही तो लाइन बोलोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट तो लिख दिया। अच्छा इनका क्या पूछा जा रहा है, कह रहे भाई मास, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बताओगे यहाँ पर क्या, तब बताओगे यहाँ पर CaCO3 ये, लेकिन याद रखो कितना परसेंट है, 95%। तो आप इसी मास में आप क्या करोगे, 90/100 कर देना, ठीक है। अगर कह रहे हैं 95% मतलब मास का कितना, 95/100 कर लेना है यहाँ पर। अब बराबर HCl का क्या दिया है, मोलैरिटी, फॉर्मूला बताओ M/V/X अपान क्या, वॉल्यूम किस में, ml में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो चलो मास आपसे पूछा जा रहा है, मास तो रखते हैं यहाँ पर। अच्छा पहले ये साइड में बताओ इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जब ये टूटेगा Ca2+ और CO3 2-, बताओ ये एक साल्ट है, तो बताओगे यहाँ पर टोटल प्लस चार्ज कितने, 2, माइनस चार्ज कितने, 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कार्बोनेट का रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मॉलिकुलर वेट अपॉन x कितना है, 2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे 100 आता है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 50। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आता है, 50। तो अब आप बताओगे यहाँ पर मास अपॉन यहाँ पर 50 इंटू 95/100 बराबर मोलैरिटी आपको दिया है 0.5, वॉल्यूम आपको दिया है 50, और बताओ HCl के लिए कितना होता है, x की वैल्यू 1 अपॉन 1000, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मास को निकालते हैं, ठीक है, तो आपको बताइए इधर वैल्यू इधर उधर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये 2 0 कैंसिल किया, ये इधर चले जाएंगे और ये इधर चले जाते हैं। तो मास बराबर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर 0.5 पहले से ही था, फिर 50 है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक 50 और आ जाता है, और इधर कौन आएगा 95, और कुछ एक 10 बच रहा है ना यहाँ पर ये, तो आप बताओगे 95 इंटू, और आप इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे अच्छे से तो ये क्या हो जाता है 1.32 ग्राम आ जाता है, ठीक है। तो याद रहे कि परसेंटेज से डरना नहीं है, आपसे जहाँ पर पूछा पहले फॉर्मूला लिख दिया, 95% बोला तो आपने तुरंत इस मास के क्या निकाल लिया, 95/100 कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसको कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं। कल को बोले 20%, तो आप बताओगे W के यहाँ पर W लिख करके आप 20/100 कर देना, तो जितना परसेंट बोले उतना बाय 100 कर देना वहाँ पर। तो ऐसा करके हम वहाँ पर बता सकते हैं। तो आज यहाँ पर वॉल्यूमेट्री का चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। अगले टर्न पे हम लोग क्या करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इतना करते हैं। थैंक यू।